को निरपेक्ष आर्द्रता माना जाता है, अर्थात वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्सल या एयर कॉलम। जलवाष्प का भार बटा वायु प्रकोष्ठ का आयतन, अर्थात वेट ऑफ वाटर वेपर क्या हो गया, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ग्राम पर क्यूबिक मीटर, या इसका ये भी हो सकता है केजी पर क्यूबिक किलोमीटर। यह है निरपेक्ष आर्द्रता। अब देखो तापमान से क्या संबंध होगा, तो तापमान से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर वेट तो वही रहेगा, वेट कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन तापमान बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो लिखिए, चूंकि तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि से आयतन में वृद्धि होगी, अतः अरे भाई, तुम्हारा होम टाउन का नाम तो कोई होगा। तो ये तापमान बढ़ाने से चूंकि आयतन में वृद्धि होती है, या तापमान घटने से आयतन में कमी होगी। तो अगर हम तापमान घटाएंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ाएंगे, यहां देख लो, मान लो कि 100 ग्राम जलवाष्प है, और नीचे अगर मान लो पहले हम x रख लेते हैं, आयतन x है, और अगर हम x+2 कर दिए तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटा ना, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तापमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां पे लिख दो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारा निष्कर्ष होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है? तो विशिष्ट आर्द्रता में आपको देखना है
कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मापन करते हैं इसका। लिखो, दिए गए वायु राशि में या वायु प्रकोष्ठ में, दिए गए वायु राशि में दिए गए वायु राशि के कुल भार में, वेट अपॉन वेट है ये, तो दिए गए वायु राशि के कुल भार में मॉइस्चर यानी नमी के कुल भार का आनुपातिक विश्लेषण होता है। नमी के, मॉइस्चर के कुल भार का आनुपातिक विश्लेषण होता है। अर्थात यह वेट ऑफ द मॉइस्चर held by the air, नमी की मात्रा के कुल भार जो वायु में निहित है बटा या वायु में निहित नमी के कुल भार एवं एयर पार्सल के यानी वायु के कुल भार, वायु के कुल भार का अनुपात होता है। अब मिक्सिंग रेशियो से यह अलग कैसे है? यह भी वेट अपॉन वेट है, वेट अपॉन वेट ही है ये भी, यानी इसको भी हम आप देखोगे तो ये ग्राम अपॉन केजी ही है, लेकिन यहां ग्राम में किसकी मात्रा निकाली जा रही है? मिक्सिंग रेशियो में क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, मिक्सिंग रेशियो में था हमारा कि वहां पर, यहां देखो ये मिक्सिंग रेशियो था, मिक्सिंग रेशियो था वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ ड्राई एयर, समझा? लेकिन इसमें अलग है, इसमें वेट ऑफ वाटर वेपर नहीं है, इसमें वेट ऑफ मॉइस्चर है। और वेट ऑफ मॉइस्चर का मतलब हो गया कि सभी प्रकार के वेट ऑफ द मॉइस्चर है ना यहां पे, तो यहां ऊपर में हम लोग क्या ले रहे हैं? वाटर वेपर प्लस आइस क्रिस्टल प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर अपॉन वेट ऑफ द एयर पार्सल, जो वायु का कुल वेट है, वायु का कुल वेट है। ये ग्राम पर केजी विशिष्ट आर्द्रता को निकाला जाता है। अब बताओ, तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। तापमान के परिवर्तन से आयतन संबंधी परिवर्तन होते हैं, न कि वेट संबंधी परिवर्तन, है ना? मास तो वही रहेगा, तापमान हम कुछ भी कर दें, मास वही रहेगा, उसका वेट वही रहेगा वो। तो तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको याद रखो कि तापमान में परिवर्तन से विशिष्ट आर्द्रता नियत रहती है, क्योंकि वेट अपॉन वेट है। किसी भी दिए गए एक नियत वायु के आयतन, अगर तुम ऊपर से पानी घुसा दोगे, ऊपर से जलवाष्प अंदर डालोगे तो अलग बात हो गई। तुम सोचोगे कि तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण होगा और वाष्प अंदर जाएगा, तो वाष्पीकरण तो कहीं बाहर से ला रहे हो ना। उसमें दिए गए नियत वायु राशि की जब गणना की जाएगी तो उसके अंदर में अगर तापमान बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उससे उसके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उलूल जुलूल फजूल ये सब जो लोग सोचते हैं, आप सोचने लगो, ये ऐसा नहीं करना है।
ओके, अब आते हैं नंबर 5। यह है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। बहुत सिंपल है, अगर चाहो तो इसमें उलझ सकते हो, चाहो तो सेकेंड्स में सिंप्लीफाई हो सकता है। तो RH इज इक्वल टू वास्तविक जल की मात्रा, एक्चुअल वाटर प्रेजेंट। एक मान लो एक वायु राशि दिया गया आपको है, तो उसमें वास्तव में कितनी जल की मात्रा है, बटा होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100, ये RH होता है। वास्तविक जल की मात्रा, कोई एक वायु राशि आपको दिया गया है तो उसमें कितना जल का मात्रा है और उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी। तो जल ग्रहण करने की क्षमता का निर्धारक होता है दिए गए तापमान पर। तो ये भी लिख दो, दिए गए तापमान पर, जैसा तापमान होगा वैसा ही उसका जल ग्रहण करने की क्षमता होगा, और उसी के आधार पर वास्तविक जल की मात्रा भी निकलेगी। तो दिए गए तापमान पर, मान लो 0 डिग्री तापमान है तो अलग क्षमता है, और जैसे मान लो एक कॉलम ऑफ एयर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, एक ये कॉलम ऑफ एयर है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो जल ग्रहण करने की क्षमता किसकी अधिक होगी, जिसका तापमान अधिक है। जिसका तापमान कम है उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अब समझना ये है कि मान लो कि ये दोनों ही शुष्क वायु हैं, दोनों ही शुष्क वायु हैं, दोनों में ही कोई जलवाष्प नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता मान लो कि 10 kg है, और इसमें मान लेते हैं 15 kg है। इतना जलवाष्प दोनों में एकोमोडेट हो सकता है। लेकिन अगर हम प्रतिशत में देखेंगे तो ये 15 kg अपने पूरे आयतन का कितना होगा। अगर 15 kg पूरा दे दिया गया तो 100% इसका हुआ ना, और ये 10 kg इसका 100% होता है, क्योंकि उसकी क्षमता को अगर हम प्रतिशत में लेकर के जाएंगे तो किसी भी तापमान पर वायु की जल ग्रहण करने की क्षमता उसका पोटेंशियल, उसका कैपेसिटी, वो कितना होगा, वो होगा 100%। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यहां पर है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है वायु का, तो तापमान पे होता है। लेकिन याद रखो कि अगर हम उसको एब्सोल्यूट फिगर में देखेंगे तो 10 ग्राम 15 ग्राम ऐसे होगा, लेकिन अगर उसको हम प्रतिशत में देखेंगे तो क्या होता है, वो 100% ही होगा। तो यहां पे होता है इन प्रतिशत, यहां पे प्रतिशत में लिखा जाता है, न कि उसके वास्तविक क्षमता को लिखा जाता है। और यहां पर है कि उसमें मान लो 15 ग्राम जल है तो 15 ग्राम जल में 5 ग्राम इसमें उपलब्ध है।
तो वो वास्तविक जल की मात्रा हो गया। अब इसको ऐसे समझना है, एक सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जल ग्रहण करने की क्षमता किसी भी तापमान पर किसी भी वायु का 100% ही होता है। जैसे मान लो कोई किसी का तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको 15 ग्राम वाटर वेपर को एकोमोडेट करेगा, तो 15 ग्राम उसके उस वायु के लिए क्या हुआ, उसका 100% हुआ ना। और कोई वायु अगर 10 ही ग्राम एकोमोडेट करेगा तो उसके लिए 10 ग्राम ही 100% हुआ। यानी यहां पर जल ग्रहण करने की क्षमता को अगर प्रतिशत मिलेंगे तो किसी भी वायु का 100% ही होता है। ये समझने के बाद आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड विधि से समझा देते हैं। मान लो कि कोई वायु है, आप कहीं पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ रहे हो कि वायु में 60% सापेक्षिक आर्द्रता है। अब 60% सापेक्षिक आर्द्रता का अर्थ क्या हुआ, उसका एक बहुत सिंपल सा अर्थ है कि उस वायु में 60% भाग संतृप्त है और 40% भाग संतृप्त नहीं है। बस इतना ही मीनिंग उसका हुआ। यानी 40% भाग उसका अभी भी रिक्त है, जिसमें वाटर वेपर को वह होल्ड कर सकता है। दूसरा सेंटेंस मानते हैं कि दिए गए वायु राशि में RH 100% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वायु में अब जलवाष्प की मात्रा एकोमोडेट नहीं हो सकती है। अब वह वायु जलवाष्प को होल्ड नहीं कर सकता है, इससे अधिक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के वायु को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णतः संतृप्त है। यानी RH के माध्यम से क्या ज्ञान हो रहा है, संतृप्तता का। अंतिम लाइन सुनो, अगर लिखा है कि RH 20% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वायु शुष्क वायु की तरफ जा रही है और उसका 20% भाग ही जलवाष्प से युक्त है और 80% भाग वह असंतृप्त है। असंतृप्त का मतलब होता है वायु के अंतर आणविक रिक्तिकाओं में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, जो गैस के अणु हैं, उनके मध्य में जो रिक्तिकाएं होती है, उसी में जलवाष्प घुल करके अंदर जाता है ना। तो जलवाष्प की मात्रा वहां अनुपस्थित है। मान लो लिखा है कि RH 0%, इसका मतलब क्या हुआ, वायु पूर्णतः असंतृप्त है। यानी अगर किसी वायु में जलवाष्प की मात्रा 100% है तो वह संतृप्त वायु है। अब इसको लिखो RH, यदि RH 100% है तब वायु संतृप्त कहलाती है। वायु संतृप्त कहलाती है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लो कि हमारी रोटी खाने की कैपेसिटी 40 है, देख के लगता भी होगा। तो 40 रोटी खाने की हमारी कैपेसिटी है और मुझे 20 रोटी खिलाया गया, तो कुल वास्तविक मात्रा कितनी है हमारे तोंद में, बताओ? 20। तो कितना प्रतिशत भाग हमारा खाली रह गया? कितना प्रतिशत भाग हमारा खाली रह गया, बताओ? 50%। सिंपल है ना। तो 50% हमारा RH हो गया। फिर इसको समझो, मान लो हमारे खाने का कैपेसिटी 40 रोटी है, 40 रोटी मिला तो हम पूरी तरह संतृप्त हो गए, पूरा पेट भर गया। तो हमारा RH क्या हुआ, 100% हुआ, पूरी तरह संतृप्त हो गए। और 40 रोटी की जगह अगर मान लो 10 रोटी मिलता है तब कितना होगा, बताओ? कैलकुलेट करके बताओ, प्रतिशत में बताना होगा। 10 रोटी प्राप्त हुआ। एक चौथाई भरा ना, तो RH कितना हुआ,
25%, तो RH 25% हो गया। समझ में आया? आशा है आप समझ में आ रहा होगा इस उदाहरण के द्वारा। और RH और विशिष्ट आर्द्रता मौसम विज्ञान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मौसम विज्ञान में जब भी हम लोग किसी साइक्लोन का स्टडी करते हैं या फिर बादलों का या प्रेसिपिटेशन की संभावना का या किसी भी थंडर स्टॉर्म का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखो यदि RH, ऐसा लिखो कि तापमान का RH से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। RH और टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो कि हमारे पेट में 40 रोटी का कैपेसिटी था और तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है। अब हमारे पेट का कैपेसिटी 80 कर दो, बढ़ा दो, 80 रोटी खा सकते हैं अब। तो ये जब 80 रोटी का कैपेसिटी आपने बढ़ा दिया, आयतन संबंधी परिवर्तन कर दिए, आयतन को बढ़ा दिया, उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, तो उसमें जो हमने पहले 20 रोटी डाला था, तो अब 80 में 20 क्या होगा? 25% ही भाग भरा है ना। समझने की कोशिश करनी है। और पहले 40 में 20 था तो 50% था, 50% भाग संतृप्त था। अब 80 में वही 20 रोटी क्या करेगा? सिर्फ 25% भाग को भरेगा। यहां उदाहरण में देखो, मान लो कि यह एक वायु राशि है जिसका तापमान मान लिया 20 डिग्री है और इसमें RH मान लेते हैं 50% है। 50% ये संतृप्त था। अब इसका तापमान कर देते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान बढ़ा करके हमने 30 डिग्री कर दिया। तो अगर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर दिया तो इस वायु का आयतन बढ़ेगा ना। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें वृद्धि होगी, अंतर आणविक रिक्तिकाएं बढ़ जाएंगी, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा। अब होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, तो वही जितना 50% जो आर्द्रता था, जो हमारी 20 रोटी थी, उसी आर्द्रता को इट हैज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर। उसी का पुनर्वितरण करना है पूरे आयतन में। आयतन बढ़ रहा है, जलवाष्प की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है ना। तो क्या होगा कि RH में कमी होने लगेगी, RH घट जाएगा। आयतन बढ़ाओगे, RH घटेगा। इसका उल्टा करके देखो, अगर हम इसके तापमान को 20 डिग्री था ना, 20 डिग्री से घटा करके हमने 10 डिग्री कर दिया, अब देखो क्या होगा। तो ये जो आयतन है ये घट करके छोटा हो गया। अब आयतन छोटा हो गया मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट गया, तो उसमें 50% जो जल था अब इसके ज्यादा भाग को संतृप्त करेगा, यानी RH बढ़ जाएगा। इस तरह से देखो कि हमने 40 रोटी खाने की कैपेसिटी है हमारी, अब उसको हमारे अमाशय पकवासे जो भी है उसको लोगों ने बांध दिया, छोटा कर दिया, तो अब उसमें 30 रोटी ही खाने की क्षमता है। तो 30 रोटी में 20 रोटी हमने खाया, तो हमारा संतृप्तता क्या हुआ? बढ़ गया। यानी तापमान से RH का क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको लिखो कि RH का तापमान से व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब यह भी समझना है कि RH पर प्रभाव कैसे पड़ता है तापमान का, या किसी भी वायु राशि का RH कैसे परिवर्तित होता है, उसके परिवर्तित होने का क्या क्या कारण हो सकता है, इसको देखना है। तो RH में चेंज कैसे होगा? मान लो कि एक वायु राशि है, तो एक तो इसका शीतलन करे या तापन करे, तो पहला कारण क्या है इसका? तापीय परिवर्तन करे।
अगर इसका हम तापीय परिवर्तन करें तो ये इसमें RH में परिवर्तन होता है, और इसमें अगर हम इसके आयतन में परिवर्तन ना करें और इसमें जलवाष्प की मात्रा को हम ऐड कर दें तब भी तो RH बढ़ सकता है ना। तो अगर हम जलवाष्प की मात्रा को इसमें ऐड करते हैं तब भी इसका RH बढ़ सकता है और संतृप्तता की ओर यह वायु जा सकती है। जैसे बादलों में यह घटना घटती है कि बादल में अगर अतिरिक्त जलवाष्प प्रवेश कर जाता है तो वह बादल बहुत जल्दी संतृप्त, संघनन और फिर वर्षा उत्पन्न करने लगता है। बादल का मतलब होता है संघनित वायु। अब संघनित वायु का यह अर्थ नहीं होता है कि वह जल से संतृप्त हो, नहीं, वो संघनित वायु है, फॉग है, वह भी बादल है। तो फॉग में कहां वर्षा होती है, क्योंकि उसमें जलवाष्प की कमी है। जब भी वर्षा होगी वो होती है सुपर सैचुरेशन पे, संतृप्तता पर भी वर्षा नहीं होती है। 100% RH पे कभी वर्षा नहीं होती है। इतना तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी ही था। मान लो कि मुझे 40 रोटी खिलाया गया तो हम संतृप्त हुए ना, और मान लो कि 40 की जगह 50 रोटी ठूंस दोगे अंदर, अति संतृप्तता, सुपर सैचुरेशन हो रहा है, तब वो वोमिटिंग हो जाएगा। वैसे ही बादल, समझ गया, वैसे ही बादल का वो एक प्रकार का प्यूक है, वो क्या बोलूं मैं उसको, जो अतिरिक्त जल है उसको शेड करता है, जो उसके होल्डिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है उसको वो शेड करता है। या फिर टर्बुलेंस अगर बादल में आ जाएगा तो बादल को अगर पकड़ के हिलाओगे तो उससे कण बाहर निकल आते हैं। टर्बुलेंस के कारण भी हो सकता है कि वर्षा हो। ये जलवायु विज्ञान जटिल है, बहुत आनंददायक है, इसलिए आराम से इसको धीरे धीरे करके समझना है। ओके, अब देखो, तापीय परिवर्तन के कारण तो हुआ। अब RH में, सापेक्षिक आर्द्रता में शीतलन का क्या प्रभाव होगा? RH बढ़ने लगता है। जलवाष्प ऐड करने से क्या होता है? RH बढ़ने लगता है। तो शीतलन से, जलवाष्प के एडिशन करने से RH में परिवर्तन होता है, दो चीज। और वायु संतृप्तता की ओर बढ़ने लगती है, ये आपको याद रखना है। और जब वायु संतृप्तता से अति संतृप्तता की ओर बढ़ने लगेगी, सुपर सैचुरेशन जब होगा, तभी वर्षण की संभावना होती है। तो आप लिखो कि वायु में संतृप्तता जिस तापमान पर प्राप्त होगी, वायु में संतृप्तता यानी RH 100% जिस तापमान पर प्राप्त होगी, जिस तापमान पर प्राप्त होगी उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओसांक कहते हैं। अब ओसांक की प्राप्ति के बाद संघनन नहीं होता है। ओसांक वह तापमान नहीं है जिस पर संघनन होगा, बिल्कुल नहीं। कई पुस्तकों और कई देखे हैं मैंने, कई जो आजकल कूद के पढ़ा रहे हैं सब वीडियो स्क्रीन्स पे, उन लोगों को देखा है कि ये संघनन में ये बात करने लगते हैं। संघनन का तापमान ड्यू पॉइंट नहीं है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होगा, RH 100% हो गया, उसको ओसांक कहते हैं। लिखो, यदि ओसांक 0 या सब 0 टेम्परेचर पर है, वायु का तापमान 0 और उससे नीचे है, तब उसे हिमांक कहते हैं। वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। एक ड्यू पॉइंट है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट है। ओसांक है, हिमांक है। उसे
ओसांग कहते हैं, या ओसांग क्या हिमांग जो भी है, आपको समझा दिया। ओके, नेक्स्ट अब लिखो संघनन क्या है। संघनन क्या है? लिखो ड्यू पॉइंट के या ओसांग के प्राप्ति के पश्चात, उस तापमान पर नहीं, के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। के पश्चात संघनन के कार्य होते हैं। यानी मान लो अगर संघनन 5 डिग्री पर हुआ है, सॉरी, अगर ओसांक 5 डिग्री है तो संघनन 5 डिग्री पर नहीं होगा, 5 डिग्री से कम होगा, जितना भी कम हो। तो संघनन ओसांक की प्राप्ति के पश्चात होता है। फिर लिखो संघनन का अर्थ है चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर वेपर, जलवाष्प के भौतिक दशा में परिवर्तन। अर्थात जलवाष्प का हिमकण अथवा जलकण में परिवर्तन। हिमकण अथवा जलकण में परिवर्तन, ये संघनन है। लिखो संघनन के बिंदु 11 माइक्रोन। तो संघनन का बिंदु होता है जो इनिशियल संघनन बिंदु बनते हैं या जलवाष्प कण जलकण बनते हैं या हिमकण बनते हैं, उनका डायमीटर, उनका व्यास 11 माइक्रोन, उनकी आकृति 11 माइक्रोन से अधिक होती है। 11 माइक्रोन से अधिक होती है, और 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होती है। ऐसा लिख दो, 11 माइक्रोन से 600 माइक्रोन तक होती है, और 600 माइक्रोन के बाद वायु उस भार को ग्रहण नहीं कर सकता है, तभी वर्षण होगा। यानी संघनन के बिंदुओं का भार यदि 600 माइक्रोन या उससे अधिक होगा तभी वर्षण उत्पन्न होगा। संघनन से भी वर्षा नहीं होती है। अब प्रश्न है कि माइक्रोन क्या है। तो मान लो हमारा एक बाल उखाड़ लो, अपना ही उखाड़ लो, और उस बाल का डायमीटर होता है 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन 11 माइक्रोन तुलना करके देख लो। समझने के लिए मैंने बताया ये आपको। ओके, आगे लिखो। लिखो संघनन के कारण, संघनन के कारक क्यों होता है। संघनन क्यों होता है? पहला कारण है तापीय परिवर्तन, ताप में ह्रास, शीतलन। एडियाबैटिक कूलिंग बोलने में डर लग रहा है मुझे अभी, तो आप यहां लिख सकते हो रुदोष्म शीतलन, लिख दो, लेकिन समझाएंगे नहीं। एडियाबैटिक कूलिंग या रुदोष्म शीतलन। तो रुदोष्म शीतलन हो गया एक। विदाउट loss or gain of heat from the system if temperature is changed, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक परिवर्तन।
प्रदोष में परिवर्तन बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो पहला तो है एडियाबैटिक कूलिंग होना चाहिए संघनन के लिए। दूसरा होना चाहिए वेपर प्रेशर, जलवाष्प दाब। वेपर प्रेशर, जलवाष्प दाब, ये संघनन का समानुपाती होता है। लिखते रहिए, संघनन का समानुपाती होता है, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो संघनन का दर अधिक होता है। वेपर प्रेशर समानुपाती होता है संघनन के रेट का। रेट ऑफ कंडेंसेशन हाई हो जाएगा। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि वेपर प्रेशर एक ऐसी घटना है या एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा फैक्टर है, कारक है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी, बॉइलिंग पॉइंट पर भी संघनन होता है। शीतलन की आवश्यकता है ही नहीं। इसका एक छोटा उदाहरण देंगे, तुरंत समझ जाओगे। मान लो कि आप पानी बॉयल कर रहे हो, उससे वेपर निकल रहा है, उसके ऊपर में एक लिड रख दो, एक ढक्कन रख दो। तो ढक्कन को जब वाटर वेपर हिट करता है तो हिट करने के बाद जल बूंद बनते हैं ना, और जल बूंद बन करके टपकने लगते हैं। तो कंडेंसेशन हुआ। टेम्परेचर तो इतना हाई है, लेकिन चूंकि सॉलिड सरफेस मिल गया और वेपर प्रेशर इतना ज्यादा है, वेपर का जो दाब है, सतह पर उत्पन्न जलवाष्प का दाब वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर इतना अधिक है कि वेपर टकरा करके जलबूंद बन करके नीचे टपकने लगता है। तो ये वेपर प्रेशर समानुपाती होगा। जितना अधिक वेपर प्रेशर होगा उतना ही तीव्र संघनन होता है। जैसे कुकर है, मान लो कुकर में तुमने सीटी को निकाल दिया, अब सीटी निकल गया, वेपर निकल रहा है, उस पर हाथ रखो। अब देखो कि हाथ रखोगे तो उसमें पानी बिल्कुल धारे की तरह नीचे गिरने लगता है। जितना तेज हिट करेगा, हाथ मत रखना, कुछ देर में खून गिरने लगेगा। बर्तन रख करके देख लेना। तो ये वेपर प्रेशर से भी संघनन होता है। ओके, तो आप लिखो वेपर प्रेशर दूसरा कारण होगा। पहला एडियाबैटिक कूलिंग, दूसरा है वेपर प्रेशर, और तीसरा लिखो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या जल सीकर या आर्द्रता ग्राही नाभिक, वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, या उसको जल सीकर भी लिखते हैं हिंदी में, आर्द्रता ग्राही नाभिक भी लिखते हैं उसको। ये जो लिखो, ये वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं। वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं। ठोस कण का प्रारूप क्या होगा? तो जैसे एरोसोल्स हो सकता है, जैसे कार्बन सूट्स हो सकता है, काजल कण जिसको कहते हो, कार्बन सूट्स है, पॉलेंस है, पराग कण है, तो एरोसोल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वोल्केनिक डस्ट है। ये सब पार्टिकल्स होते हैं जो वायु में उपस्थित होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये समझो कि अगर वायु से आप हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को बाहर कर देते हो या सॉलिड्स को बाहर कर देते हो तो कभी भी वर्षा नहीं होगी, कभी भी संघनन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि संघनन के लिए सॉलिड सरफेस की आवश्यकता होती है। जलवाष्प को कुछ सॉलिड चाहिए जिसके वो चारों तरफ आलिंगनबद्ध हो जाए और मेल्ट कर जाए, पिघल जाए। जब हम लोग आलिंगनबद्ध होते हैं तभी मेल्ट करते हैं ना, तो जलवाष्प में भी तो वही नियम लागू होगा।